तो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करने के लिए मैं ये सीरीज चालू किया हूं, जिसमें डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेंगे। और इससे आपका बिल्कुल नीट फिजिक्स के लिए जो चीज चाहिए वही चीज इसमें मैं बताने वाला हूं, जैसे आप नीट के एग्जाम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंचे हुए हैं इस समय चैप्टर नंबर 2 पर, वेक्टर्स के ऊपर। तो मैंने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसका पहला पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना के आपको दे चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके जरूर देखिए। सीक्वेंस में किसी भी लेक्चर्स को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगी और आसानी से समझ में आएगा। तो ये रहा इसकी कहानी, चैप्टर नंबर 2। फुल चैप्टर शेड्यूल क्या था, पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर कई बातें बताई थी मैंने। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, काफी अहम बातें हैं। और उसके बाद आज हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट 2, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जो जानना आपके लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी फिजिक्स में, जो आपके कोर्स में फिजिक्स है उसमें। अगर आपको वेक्टर्स की क्लैरिटी कम है या आप समझ नहीं पा रहे हैं वेक्टर्स, तो आपको फिजिक्स में दिक्कत बनी रहेगी। इट इज बेटर फॉर यू कि अंडरस्टैंड कर ले वेक्टर्स कैसे दिखाए जाते हैं, कैसे उसको ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके, जिससे आसानी से बातचीत कर सकें। आगे देखते हैं, कई बच्चों का ये रहता है कि सर जो आप यहां पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल हाजिर है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मिल जाएंगे क्या, जो मैं पढ़ाऊंगा विथ एनोटेशंस, पीडीएफ्स, जो आपकी पढ़ाई में आपको सपोर्ट कर देंगे। अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल के साथ साथ अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप देखेंगे कि कई कई सजेस्टिव सपोर्टिव मटेरियल्स हैं नीट के लिए, जो आप ले सकते हैं और नीट एग्जाम के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू, आप इसको डाउनलोड करें और देखें आपके लिए क्या सपोर्ट मौजूद है इसमें, इसका फायदा उठाइए। चलिए आते हैं टॉपिक पर, बात शुरू करते हैं। बात सीधे शुरू होती है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। तो इसको समझाने के लिए मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करता हूं, जैसे आप आसानी से समझ पाए। देखिए, रियल नंबर जब होता है ना, गिनतियां 1 2 3 4 5 कुछ भी गिनती ले लें, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट एक गिनती ही आती है। जैसे मैं यहां पर यहीं लिख देता हूं, जैसे आपने 2 इंटू 4 किया तो भाई 8 आ गया। तो ये भी गिनती है, ये भी गिनती है, ये भी गिनती है। और हमेशा ऐसा ही होगा, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू 6 तो 24, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं इनका खेल थोड़ा अलग होता है। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो एक ही रिजल्ट नहीं देते, दो तरीके से इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब अगर एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर बी से, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो दो तरीके से होता है। क्या दो तरीके की बात है? एक होता है जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी से, और उसका रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट। कहने का क्या औचित्य है वो भी बताता हूं आपको। जैसे ए को हमने यहां पे डॉट दिखाते हैं, ए डॉट बी किया, तो इसका आंसर सी आएगा। सी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे वर्क होता है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स में आपने 9th क्लास में ही, जहां तक ये डॉट प्रोडक्ट तब नहीं पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, 11th क्लास में बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा आपने कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वर्क आता है वो स्केलर है। तो एक तो ये तरीका है दो वेक्टर के आपस में मल्टीप्लाई होने का। तो आप समझ पाए ये क्या है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, उसमें हम लोग जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का नोटेशन है, उसका एक रिजल्ट जो है वो भी वेक्टर आता है। दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो यानी इसका क्या एग्जांपल है? जैसे टॉर्क ले लीजिए, इसको आर क्रॉस एफ लिखते हैं, तो आपको मालूम है कि आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। टॉर्क भी एक वेक्टर
क्वांटिटी हमको मिल गई। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है वो दो तरीके से होता है और फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए सब बना है ये। तो एक तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट के तहत तो उसका रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क के केस में ये बना। और दूसरा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर टॉर्क, आर क्रॉस एफ की वैल्यू टॉर्क आती है और टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए जिससे कंफर्ट लेवल बढ़ जाए, हाई लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। बहुत आसान है ये सब। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और कुछ जानकारियां और लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्चुअली मामला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब पहला वाला इसी चर्चा में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट से है, यानी यहां पर ए डॉट बी करेंगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी सी मिलेगी। तो इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं क्योंकि यहां पर ये डॉट लगा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मतलब एक ही है। तो जब ए डॉट बी किया जाता है, जैसा यहां पे इन्होंने लिखा होगा, तो ये देखिए वेक्टर है यहां पर, तो ये जब ए डॉट बी आप करेंगे तो इसका रिजल्टेंट होता है ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखें और याद होगा भी, और ये पूरी चीज स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ए बी कॉस थीटा का। तो ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए टू बी, ए से बी में बनने वाला जो एंगल है उसे आप थीटा बोलेंगे। ज्यादा कानून लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको ए डॉट बी, जो यहां लिखा हुआ है। यहां पर ये जो एरो लगा लीजिएगा हर जगह जहां वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी इसको रीड करेंगे ए डॉट बी। और ये मैंने एग्जांपल दिया था वर्क का, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, या आप पावर की बात करेंगे तो फोर्स इनटू वेलोसिटी है। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज भी अभी देखेंगे जिससे जगह जगह इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब वही ए डॉट बी। तो देखिए ए डॉट बी जो होता है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है, जैसे कि 2 इंटू 4 लिखें रियल नंबर, 4 इंटू 2 के बराबर ही आता है, दोनों का आंसर 8 आएगा। तो यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसको भी पकड़ के रखें। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए डॉट बी प्लस सी अगर होगा तो ए डॉट बी और ये ए डॉट सी आ जाएगा, ठीक। इसी तरह ए डॉट की बड़ी अहमियत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट ए जब करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड, ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर को अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले, देखिए यहां पर लिखें अगर ए डॉट ए तो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए वेक्टर इंटू बी यानी अगेन ए वेक्टर, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा यानी यहां पे 0 आ गया है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। जिसे और बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर का मॉडुलस यानी उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमेशा कोई वेक्टर अपने से डॉट लेगा तो स्क्वायर बन जाएगा मैग्नीट्यूड का। फिर ए डॉट बी जैसे लिखा वो ए बी कॉस थीटा होता है, इसको पकड़ के रखें, या ए डॉट बी को बी ए कॉस थीटा लिख दें, सिंपल सी बात है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर ये आई कैप जे कैप के कैप आप जानते हैं, जो कंपाउंड यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो आंसर 1 आ जाता है इसका। कैसे आता है, देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और आई कैप के बीच में कितना एंगल 0, तो cos 0 ये वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 आएगा, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आई कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लें, या जे कैप का के से ले लें, या आई कैप का के कैप से ले लें, तो यहां पर इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
आई और जे आप ये जानते हैं, एक्स एक्सेस है तो आई कैप इधर है, वाई एक्सेस है तो जे कैप इधर है, जेड एक्सेस है तो के कैप इधर है। तो आई कैप और जे कैप में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसी तरह जे डॉट के में सब में 90, तो cos 90 0 होता है, तो इसका सारा आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 0। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर ये देखिए, ये इसको बोलते हैं वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, आई कैप जे कैप के कैप पे फॉर्म में लिखना। तो एक वेक्टर हमने लिखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप डॉट प्रोडक्ट a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i के साथ i वाला मल्टीप्लाई होता है a1 e2, जे वाले के साथ समझ लीजिए जे वाला मल्टीप्लाई होगा, और के वाले के साथ के वाला मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आंसर आ जाएगा। सिंपल भाषा जो नीट फिजिक्स में आसानी से काम किया जा सकता है जिससे। अब अगर मैं एंगल निकालना हो किन्हीं a और b दो वेक्टर के बीच में, तो हम ये जानते ही थे कि a डॉट b जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा अगर निकालना पड़े तो a डॉट बी अपॉन ए बी मतलब ये मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का, इसी को यहां लिख दिया कॉस थीटा a डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर कहीं पर a डॉट बी हमारा जो कि ए बी कॉस थीटा के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि अगर ये 0 है, वेक्टर ए वेक्टर बी 0 है नहीं, तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो किन्हीं दो वेक्टर्स को अगर हम परपेंडिकुलर शो करना चाहते हैं तो उसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि उसके डॉट प्रोडक्ट को 0 शो कर दें, बात खत्म, बात पकड़ में आ गई आपके। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर्स जब पैरेलल रहेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी, कॉस थीटा यानी कॉस 0 हमेशा 1 होता है। तो वो ए बी आ गया, जैसा आप समझ रहे हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपके जहन में दिमाग में रहनी चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है, तो अगर इस वेक्टर ए का, ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ये बी वेक्टर के में लें प्रोजेक्शन, तो वो प्रोजेक्शन दो तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है स्केलर फॉर्म कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक होता प्रॉपर वेक्टर फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो पहले स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इस ए वेक्टर का बी वेक्टर की तरफ अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो कितना स्केलर फॉर्म हो गया या मैग्नीट्यूड? ए कॉस थीटा। ये देखिए ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, स्केलर फॉर्म। अब इसी को ना हम लोग इस तरह भी निकाल लेते हैं ए डॉट बी कैप से। तो इसको आप याद कर लीजिए, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए डॉट बी कैप, तो इससे यही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ए डॉट बी कैप करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डालेंगे पहले आप, तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच का एंगल थीटा, तो दिस इज ए, दिस इज 1, और ये रहा कॉस थीटा। तो ये क्या चीज आ गई? ए कॉस थीटा बेटा, यही तो था हमारा ये। तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ये क्या आपको देगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ कितना है, तो ए डॉट बी कैप। अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना है डायरेक्शन के साथ, है ना वेक्टर फॉर्म, तो उसके लिए नीचे वाली कहानी, उसका फॉर्मूला हम ये पकड़ते हैं। देखिए आपको मैंने पहले बताया भी है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन देने के काम आता है। तो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऊपर से लिख दिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और बी कैप इज द डायरेक्शन। यानी ये जो है वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी कैप, और यहां पे कोई डॉट वॉट नहीं, सिंपली बी कैप, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है तो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज दिस? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन
वेक्टर बी में इन वेक्टर फॉर्म, ये लिखा हुआ है। तो ये भी बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पूरी चीज समझ में आपके आई होगी। छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर पकड़ लेंगे तो नीट फिजिक्स में एकदम तकलीफ नहीं आएगी आपको। होता यह है कि छोटी छोटी बातें शायद कुछ लोग बताते नहीं और बच्चा सीखता नहीं, इसलिए समस्या बनी रहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने, इसको करके देखेंगे हम लोग। लिखा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस बी। ये देखिए वेक्टर है, एरो लगाना थोड़ा मुश्किल होगा टाइपिंग में मैडम को, तो इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। a प्लस बी अलोंग x एक्सिस और अलोंग ये c वेक्टर है। तो x एक्सिस की बात करते हैं a प्लस बी का, तो मैं a प्लस बी वेक्टर निकालता हूं पहले। तो a प्लस बी कितना लिखा, ये देखिए a लिखा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3k कैप, ये प्लस बी कर रहा हूं। जोड़ दीजिए, आपको मालूम है i कैप से जुड़ता है तो 3i आ गया, और j से जुड़ता है तो यहां तो j है नहीं तो माइनस 2j आ गया। k वाला k से जुड़ेगा, इसमें k नहीं तो प्लस 3k आ गया। ये हमारा a प्लस बी वेक्टर आ गया। पहला पूछा इसने कि x एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट बताइए, स्केलर कंपोनेंट बता रहे हैं हम लोग। तो x एक्सिस की तरफ कितना कंपोनेंट है, ये 3 i कैप के साथ वाला। x एक्सिस की तरफ अगर ये 3 क्या है, इस वेक्टर का x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट। -2 क्या है, y एक्सिस की तरफ इसका -2 कंपोनेंट। और 3 क्या है, z एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट। तो यहां पर x एक्सिस पे आंसर क्या रहा, इज 3। ये 3 कहां से आया है, यहां से आया है 3। बात पकड़ में आई ना। जैसे मोना बोला कि x एक्सिस, यहां पर अगर लिख दें y एक्सिस का कंपोनेंट, मैं इसको लिख देता हूं वर्ड्स में बेसिकली, कंपोनेंट ऑन x एक्सिस, या कंपोनेंट पूरा लिख देते, कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी अलोंग x एक्सिस इज 3। ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी, अगर मैं j कैप y एक्सिस की बात करूं तो -2, और k की बात z एक्सिस की बात करूं तो 3। अब नंबर सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि ये जो वेक्टर है a प्लस बी, इसका कोई c वेक्टर है जो ये दिख रहा है, इसके अलोंग कंपोनेंट निकालें हम लोग, इस वेक्टर का इसके अलोंग। तो स्केलर फॉर्म क्या होता है, देखिए हम लोग जो लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा कि हम लोग a प्लस बी का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम c कैप से ले लेंगे और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए यही लिखा हुआ है, ये जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है वो a है, जिस तरफ लेना है वो b कैप है। तो यहां पर जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है वो a प्लस बी है, पूरा वेक्टर एक साथ। डॉट प्रोडक्ट किधर लेना है, c कैप। बात हो गई खत्म। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए, तो यहां मैं लिख देता हूं a प्लस बी, यानी ये वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इस वेक्टर को जो c कैप है, उस c कैप को आप लिख सकते हैं वेक्टर c अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। c कैप के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैं यहां लिख देता हूं c वेक्टर और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा और ऊपर c दिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं, मैं लिख देता हूं एक्चुअली c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लिखा हुआ है c वेक्टर, लिखा हुआ है i प्लस j कैप, सही है क्या, हाँ जी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू हो गई √2, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या करना है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट i प्लस j कैप
और ये मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का था वो था √2। और जैसा आप जानते हैं इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से, के कैप से। तो आई कैप वाले ने 3 मल्टीप्लाई हुआ, 1 से तो आ गया 3, जे वाला मल्टीप्लाई जे से वो आ गया -2, और के कैप वाला इधर कुछ नहीं था तो वो 0 हो गया, 3 × 0। क्योंकि यहां पर ये जो वेक्टर लिखा है प्लस जे को, आई प्लस जे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूं छोटी छोटी बात कि समझ पाए। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 × के कैप, ये इंटू है, जब तक वेक्टर नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट मत समझना, 0 × के कैप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसी में जब 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बात खत्म, 3 - 2 अपॉन √2। तो आंसर क्या रहा, 1 अपॉन √2 इज द आंसर। बात खत्म। इस तरह से सवाल हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल भी करेंगे। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, जैसे आपको अच्छी तरीके से ये पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल आए तो बड़े प्यार से उसको आप कर पाए। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, यहां तक काम हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, अगले एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द एंगल्स बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर हैं और इनके बीच का हमको एंगल लेना है। तो एंगल लेने का तरीका क्या है, हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, ये हमने पढ़ा था। तो कॉस थीटा लेना है तो ए डॉट बी, और ये ए बी मैग्नीट्यूड, यानी मैं इस तरह लिख देता हूं जैसे आप कभी भ्रमित ना हो। ए का मतलब यहां पर ऐसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, बात पकड़ में आ गई होगी। तो ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेता हूं पहले मैं, यहां वो वैल्यू कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर, फिर जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। तो ये 4 5 6 आ गया √6। और इसी तरीके से मैं b का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, वो वैल्यू है i - k, तो √1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो यानी √2। बात बराबर, यहां वैल्यू डालता हूं तो cos थीटा a डॉट बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट i माइनस k कैप बेटा, और नीचे मैग्नीट्यूड a और b का, तो a का है √6 और इसका है √2। यहां से आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का i से ही होता है, यानी 2 × 1 विच इज 2। j है नहीं 0 तो j खत्म, -1 × -1 यानी +1, और ये नीचे है कितना, √6 × √2 यानी √12, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो 3 अपॉन √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख के 2 √3 लिख सकते हैं। ये आपको अंदाजा हो गई, ये इतना तो आपको आता ही है। 4 × 3, या इसको लिख दीजिए 2 स्क्वायर × 3, 2 स्क्वायर का 2 बाहर आ गया तो √3, तो 2 √3। और अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × √3 अपॉन 2 √3 × √3, तो वैल्यू आ गई 3 अपॉन ये 3 √3 अपॉन 3, √3 × √3 3 होता है, तो ये 3 और 3 गया कट। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए cos थीटा आ गया √3 अपॉन 2, और यहां से थीटा हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये इनके बीच का आपने एंगल निकाल लिया इस तरीके से। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाता हूं जिससे आप इसको नोट कर सके, फिर आगे की चर्चा करेंगे। एक और सवाल न्यूमेरिकल जो भी बोले वो हम लोग लेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए आगे के एक और सवाल देखते हैं। ये देखिए यहां पर है, प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको बताया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। इफ A dot B is equal to 0, that means that implies that vector A is perpendicular to vector B। सिंपल सी बात यही है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई। तो मैं यहां पर A डॉट B लिखता हूं और A की वैल्यू हो गई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने पड़े। अब इसका डॉट प्रोडक्ट बड़े प्रेम से निकाल सकते हो। आई का मल्टीप्लीकेशन आई से तो 2 इंटू 1 विच इज 2, माइनस 3 का 1 से तो माइनस 3, के का इससे तो 1, और ये वैल्यू हो गई देखिए कितनी 0। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ई, हेंस प्रूव्ड या आंसर जो भी है ये हमने शो कर दिया है। इस तरह कर देंगे, बहुत आसान होता है, कोई समस्या नहीं। एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग जिससे पूरी क्लैरिटी अपने को मिल सके। मेरे ख्याल से नोट कर लिया आपने, आगे देखते हैं। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसको भी शामिल हो सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइंड दी स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था ना स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी, ए का वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की तरफ। तो पहली बात ले लेते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला हमारा क्या था, वेक्टर ए को हम बी कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे। तो इसका मतलब क्या था, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की तरफ केवल मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां बी कैप के लिए इसको हम लिख देंगे क्या, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड बाजू में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहां क्या रहा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी √3। बात पकड़ में आ गई, बहुत ही सरल बातें रहती हैं। ए लिखिए तो आ गया 3i प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी पकड़े i प्लस जे प्लस के, और ये पूरा डिवाइड हुआ है कितने से, मॉडुलर इसका मैग्नीट्यूड विच इज √3। अब इसका आंसर आ जाएगा तुरंत आपके पास। i का मल्टीप्लीकेशन i से तो 3, 4 का इससे तो 4, 5 का इससे तो 5 अपॉन √3। तो ये हो गया कितना, 5 4 9 3 12 अपॉन √3, 12 अपॉन √3। अगर आप चाहें तो √3 से रैशनलाइज कर लीजिए, तो 12 √3 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 और √3 नीचे, तो 12 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 12। तो वैल्यू क्या हो गई, 4 √3 इज द आंसर। रैशनलाइज करते हैं हम लोग, तो 4 √3 आपका आंसर आ चुका है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब इसका वेक्टर कंपोनेंट ले लेते हैं, कलर में बदल लेता हूं, ऐसे कर देता हूं, ऐसे भी कर देता हूं, यहां पकड़ लेता हूं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, आप जानते थे, ए का हम लोग डॉट लेंगे बी कैप से और बी कैप को इसके साथ लगा देंगे। ए डॉट बी जो है 4 √3 ऑलरेडी निकला हुआ है, तो कोई समस्या है नहीं, इसकी जगह लिख दिया 4 √3। बी कैप, बी कैप देखिए यहां से ये बी कैप था, तो ये रहा i प्लस जे प्लस के अपॉन √3। ये क्या है, बी कैप। अब यहां पर अगर आप इस √3 को इस √3 से मार दीजिए, 4 बचा, तो 4i कैप, 4j कैप, 4k कैप, ये आंसर आ गया। तो आप समझ पाए होंगे
ये वेक्टर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट। इस तरीके से सवाल आ जावे तो बड़े प्यार से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं और आगे की बातचीत देखते हैं। तो ये आ गया, देखिए आपके सामने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें खूबसूरती क्या है, जैसा आप हमारी आपकी बात हो रही थी कि एक वेक्टर को दूसरे से, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसका जो आंसर आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, मैं यहां पर पहले चलिए फॉर्मूला ही लिखता हूं। इसको लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा। ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई वेक्टर नहीं है। और एक यहां पर हम लोग एन कैप लगाते हैं, वेक्टर यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। साथ में उसको कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। दो रूल है, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल सरल लगता है, जैसे आपको बताऊं सिखाऊं। तो यहां इसको सिंपली लिखना हो तो इसको ए क्रॉस बी, और हम लिख देते हैं ए बी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा ये एन कैप, ये है आपका मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी एंड फॉलोइंग राइट हैंड पाम रूल, ऐसे समझ लें आप। तो राइट हैंडेड रूल क्या होता है, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर ले लेते हैं, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो हम ए की तरफ अपना राइट हैंड लेंगे, ए की तरफ पाम रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे। ऐसे जिस तरफ हमारा अंगूठा जाएगा वो आपका एन कैप का डायरेक्शन हो जाता है। जैसे यहां पर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो जो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर जा रहा है वो हमारा एन कैप है। राइट हैंड रूल ये बोलता है ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी घुमाइए, कभी बी क्रॉस ए करने की बात करेंगे तो बी से ए घुमा लीजिएगा। पहले वाले की तरफ हथेली पाम, और क्रॉस बी है तो बी की तरफ आपको मुट्ठी मोड़नी, पाम को मोड़ना है, जिधर अंगूठा चला जाए उधर डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यही लिखा हुआ है। तो जैसे यहां पर बातचीत की थी, ए क्रॉस बी आप करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती है, ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और यहां से आपको डायरेक्शन मिल गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो आपको मैंने यहां बताया। तो ए भी यहां कहीं छूटा हो तो उस हिसाब से आप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगा दूं जैसे दिक्कत ना हो। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर और सी डिफाइंड बाय दिस वन, मेरे ख्याल से, और ये भी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, जो निकलेगा आंसर वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी बी के भी। खैर अगली बात देखते हैं। ये आपका राइट हैंड स्क्रू रूल है जो एन कैप की डायरेक्शन पता करने के काम में आता है। एन कैप मतलब वही ना ए क्रॉस बी में जो निकल रहा है। तो ये जो ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं, इसमें ए बी साइन थीटा के बाद जो एन कैप है इसी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी ये जानकारी यहां दे रहे हैं। तो ये देखिए ए है बी है, अगर आप इस स्क्रू को ए से बी घुमाते हो तो ये ऊपर बढ़ रहा है ना सीधे की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। और वेक्टर प्रोडक्ट में देखिए लिखा है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर निकालने के लिए। तो ये वेक्टर आपको मिल रहे हैं, और जो मैंने राइट हैंड रूल की बात की है वो रूल आपको यहां दिखता है। तो यहां पर अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आप सी वेक्टर का, सी का मतलब वही है ए क्रॉस बी का आंसर आपका सी है, और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, और एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। तो ये जो आप सी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं या एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लीजिए, आप ए की तरफ पंजा कीजिए और बी की तरफ मोड़ दीजिए, जिधर अंगूठा जा रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी कैप, ये डायरेक्शन सी कैप की हो गई। तो ये वेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, और जो
क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी आवेगा वहां इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। तो इसको आप किसी भी कीमत पे अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए पक्की तौर पर, क्योंकि बहुत सारे रूल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां भी रहता है, ये रूल वो रूल तो आप जानिए। इस रूल को जानेंगे तो सब एक ही शस्त्र से, एक ही आर्म से सारे का शिकार कर लेंगे आप। तो आप ये बात समझ पाए होंगे, तो इसको जरूर समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और एक दो बार करके देख लीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। खैर, जिसे आप बात पूरी पकड़ पाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, भाई इसकी क्या खास बातें होती हैं, तो उनको देखते हैं। जो ए क्रॉस बी होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे आपने क्या देखा था डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। देख रहे हैं ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये नॉन कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है, लॉ फॉलो नहीं करता उसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। दो पैरेलल वेक्टर अगर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये हम जानते ही हैं। अगर हम ए का ए से ले लें, जैसे ए का क्रॉस ए से ले लें, तो कैसे लिखोगे, ए इंटू ए साइन थीटा, एक वेक्टर का अपने से कितना एंगल है, जीरो, ये मैग्नीट्यूड, और एन कैप साइन जीरो जीरो होता है, ये वैल्यू जीरो हो गई, है ना। बेसिकली इसे जीरो वेक्टर लिखते हैं, लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज में न जाएं। लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर है, इसका रिजल्ट आ रहा है वेक्टर, तो वेक्टर होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर अपने पैरेलल वेक्टर यानी उनके बीच में अगर एंगल जीरो है तो उसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। इसी तर्ज पर, इसी बात को समझते हुए अगर हम आई क्रॉस आई ले लें तो आई और आई के बीच में कितना एंगल, जीरो। इसी तरह जे क्रॉस जे या के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस बात को भी दिमाग में रखें कि किसी भी वेक्टर का अपने से क्रॉस प्रोडक्ट शून्य आता है। अब यहां पर कुछ एक सिस्टम बताया जाता है याद रखने के लिए कि ट्रायड रूल होता है, मतलब आई क्रॉस जे, ये जहां जहां ये वेक्टर क्रॉस दिखे वहां आप कर लेना ये। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में, देखिए प्लस जब होता है। जैसे आप लिखे यहां पर आई क्रॉस जे, तो क्या आंसर आएगा, आई क्रॉस जे में आंसर अगला वाला यानी के। अगर मैं जे क्रॉस के कर दूं तो क्या आंसर आएगा, बोलो, जे क्रॉस के में आई कैप। और इसी तरीके से के क्रॉस आई कैप कर दूं तो आंसर क्या आएगा, जे कैप। ये इसका पॉजिटिव साइन इस तरीके से चल रहा है। अगर निगेटिव साइन चले तो इसका उल्टा चलाना पड़ता है, वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी का उल्टा कार्यक्रम माइनस में आ जाएगा। बात आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर आई क्रॉस जे, के कैप और वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगली बातचीत करते हैं। यहां देखिए, अगर ये वेक्टर ए बी सी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा और ए क्रॉस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वेक्टर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो वेक्टर्स को अगर कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, कंपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो किसी भी वेक्टर को अगर आई जे के में लिखते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर, क्योंकि आई जे के कंपोनेंट हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस, बात बराबर। अब ये जो इस वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालने की कोशिश करें ए क्रॉस बी, तो ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको मॉडुलस मत समझना, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स कैसे खोलते हैं भी दिखा दूंगा, नॉट मॉडुलस, मॉडुलस नहीं है। अब ये कैसे पहचानते हैं मॉडुलस नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी बात कहनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग आप ना लगाएं। ये जो डिटर्मिनेंट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से जब ये बनता है तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अदरवाइज अगर मैट्रिक्स से ना बने, कोई गिनती लिखी हो तो इसको मॉडुलस पढ़ते हैं।
क्योंकि सिंबल्स भी तो अनगिनत नहीं बनाए जा सकते ना, तो कभी कभी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही सिंबल की मीनिंग अलग अलग होती है। तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? जब उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे एक फिल्म नहीं आई थी जिसमें वो आमिर खान मंगल ग्रह से आ जाता है, कौन सी, पीके। तो पीके में वो जेल में होता है, तो मिलने जाती है हीरोइन ना, तो कहती है यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है इस संसार में, एक ही वर्ड्स के कई मीनिंग है। वो बताता है ना, अच्छा तो मतलब है कि सब कुछ ठीक है, अच्छा मतलब तुम हमको हमारा काट रहे हो, तो वो अच्छा, तो इस तरह से अच्छा के कई मीनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट अच्छा का मतलब बदल जा रहा है। यही बात हर जगह लागू होती है, पढ़ाई में भी लागू होती है, फिजिक्स में भी लागू होती है। तो इसीलिए आप, क्योंकि लिमिटेड सिंबल्स होते हैं, लिमिटेड अल्फाबेट्स हैं, उसी में खेलना होता है। ये थोड़ा समझते रहें आप। खैर बात आप समझ गए होंगे। तो ये यहां पर पहले आई जे के कैप लिख देते हैं। पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट A1 B1 C1 बीच में आ गए और बी वाले के A2 B2 C2 नीचे आ गए, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें A क्रॉस B की वैल्यू मिल जाती है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। जब आप पढ़ ही रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सरल सा, यानी A वेक्टर को लिख देता हूं 1 2 3 यानी कि 2J + 3K, और एक B वेक्टर ले लेता हूं बेटा जी, जिसको मैं लिख देता हूं 4I कैप 5J कैप + 6K कैप। तो सबसे पहले अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B, तो मुझे इस तरह के डिटर्मिनेंट में इसको लिख लेना होगा, I कैप J कैप K कैप, फिर इसके कोफिशिएंट 1 2 3, इसके 4 5 6। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। जो नीट के लिए जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूं, जिससे काम आपका बन जाए, वरना 50 कहानी डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है पूरा, लेकिन हम उतना ही पकड़ रहे हैं जिससे नीट फिजिक्स में हमारा काम शानदार हो और काम बन जाए, ज्यादा झंझट नहीं लेनी। तो आप हमेशा क्या पकड़ के यहां चलिए कि आई जे के में पहले वाले का साइन प्लस पकड़ें, फिर अल्टरनेट प्लस के बाद माइनस और फिर प्लस, इतना आप याद रखें। फिर मैं बताता हूं कैसे खोलना है। तो आप शुरू होंगे, पहले प्लस आई लिखिए, ठीक, उसके बाद जब हम आई कैप लिख देंगे तो इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम छोड़ दीजिए आप। तो इस रो को छोड़ दिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया। जिस एलिमेंट को यहां कॉपी मारा है उससे जाने वाला रो और उससे जाने वाला कॉलम छोड़ देंगे। रो होता है लेटा वाला, कॉलम होता है खड़ा वाला। ये 4 नंबर बचे। अब 6 × 2 माइनस 3 × 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 × 2 माइनस 5 × 3, इस तरह लिखेंगे आप। फिर आप जे वाले, इसके बाद इस पे आएंगे, ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। फिर इससे जाने वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो रो ये रही, कॉलम बीच वाला रहा, तो 1 3 4 6 बचा। तो 6 का 1 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन, फिर आखिरी वाला प्लस के कैप, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम छोड़ देंगे तो 4 गिनती बची, 5 × 1 माइनस 4 × 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आई कैप रहा प्लस का, ये 12 माइनस 15 माइनस जे 6 माइनस 12 प्लस के 5 माइनस 8। अब यहां पर 12 माइनस 15 माइनस 3 आई, यहां आ गए तो यह आएगा -6, जो कि मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6J, और यहां आ जाएगा -3K। तो दिस इज द आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल आगे हम लोग करेंगे। मैंने इसलिए बताया कि 1-2 बार मैं करके दिखा दूंगा तो आपका दिमाग पकड़ने लगेगा। पहली बार अगर ये समझ रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड आउट A क्रॉस B, तो वीडियो रोक के दोबारा रिवाइंड कर लीजिए 5 मिनट के लिए, जिससे आप पूरी पकड़ बना सके, और पेन पेपर पे खुद भी लगाइए बिना देखे एक बार। ये जानेंगे तो A क्रॉस B निकालना काफी आसान होगा आपके लिए। तो ये A क्रॉस B कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया
ये था कि एक डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। ये जो सिंबल है ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट्स, ये मॉडुलस नहीं है, जिसे मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया था। तो ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, नीट फिजिक्स के लिए जो जरूरत है उसको पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। और आगे भी मैंने एक दो सवाल लिए हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना होता है और वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए होते हैं, यही मेथड सबसे आसान होता है, इसीलिए बनाया गया है ये। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, कुछ और बातों की जानकारी ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ए यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी इज गिवन बाय एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का आप यहां पर मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो आप जानते हैं एन कैप का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, आपको मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट मार रहा हूं, दिमाग में घुस जाए आपके। तो यहां पर जब भी आप लिखते हैं तो ये लिखते हैं ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो ये मैग्नीट्यूड है, और एन कैप क्या होता है, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो ए बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं जो आपने सीखा था। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी भी वेक्टर को अगर हम ये यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ये भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बात तो वही है ना, मैग्नीट्यूड ही है ये, और एन कैप, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ना घबराइए, बहुत सरल होता है ये सब। अब हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, जो कि असल में इसी के बराबर है, और साथ में एन कैप। तो एन कैप जब निकालना होगा तो आप ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी कर देंगे, बात हो जाएगी खत्म। एन कैप कौन सा वेक्टर है, जो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बहुत आसान रहता है, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। मैं इतनी सरल भाषा में पढ़ाता हूं कि ध्यान दे देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आए। आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं, तो ये इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी है ना नाम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इसको बोलते हैं एसटीपी, यानी स्केलर ट्रिपल। नाम ना याद भी रखें तो भी, ट्रिपल प्रोडक्ट नाम ना याद भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आती है। ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कि दो बार यहां पर हमने वेक्टर का ऑपरेशन लगाया है, या तीन वेक्टर के बीच लग रहा है। तो जब भी हमारा तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होते हैं, तो इसका ये जो फॉर्मूला लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये पकड़ के रखें, बाकी लगा लेंगे। अब एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज 90, क्योंकि ए क्रॉस बी किधर वेक्टर आएगा, विच इज एन कैप, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो तो इसी के प्लेन में होता है, ए बी के। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहते हैं। तो सी वेक्टर, तो सी से कितना एंगल बनाएगा, एन कैप 90 डिग्री। यार आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा इमेजिन भी करेंगे तो बहुत मजा आने लगेगा आपको। और टू वेक्टर्स कैन बी शोन पैरेलल टू वन अनदर, अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है, वो अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं तो उनके आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। मतलब अगर ये दो वेक्टर देखिए लिखा हुआ ए बी, और अगर ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, मैं थोड़ा सा हाथ से लिखना चाहूंगा आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए। कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो ए वेक्टर है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और इसी तरह हम एक वेक्टर और ले लेते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं A2 आई कैप, B2 जे कैप एंड C2 के कैप। और अगर इफ दे आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते ही हैं आप, तो इनका जो ये कोफिशिएंट्स हैं A1 अपॉन A2, ये आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है
तो ये दोनों वेक्टर कैसे होते हैं आपस में, एक दूसरे के पैरेलल। बात हो जाती है खत्म। इसको भी आप पकड़ के रखें, अगली बात और देख लेते हैं। तो अगला कदम बढ़ाते हैं और कुछ एप्लीकेशन उसी के। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज जीरो फॉर इंस्टेंस ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ए और बी हमारे वेक्टर पैरेलल है तो हमें मालूम ही कि पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो होना चाहिए, तो ये तो वही ए क्रॉस बी, वो शून्य आ गया। पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, या जो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं जिनके बीच का एंगल शून्य है, उसका रिजल्ट जीरो आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके जो एप्लीकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट के, हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, वो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं जो हम किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से दिखा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है और ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड से ए बी दिखा पाए तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाता है हाफ ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। इसको भी दिमाग में रखें, कभी कभी पूछ पाछ लेते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मिनटों में इसका काम आप कर देंगे, देख पा रहे होंगे। एक कदम और बढ़ाते हैं, जहां पैरेललोग्राम के एरिया की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हमने बता दी। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अगर मैं बता देता हूं जब लिखा है, जैसे आप बिल्कुल हर चीज आपके साथ रहे। देखिए वहां पर ए बी वेक्टर साइड्स के दे रखे थे। अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें ऐसे और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, आप याद होगा कि पोजीशन वेक्टर मैंने बताया है किसे कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर होता है जिसका ओरिजिन से मामला शुरू होता है। यहां पर मैं दिखाऊं आपको, कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे मैं इधर इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं। तो ये जो वेक्टर है ये ओ बी वेक्टर, इस बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और इसी तरीके से ओ से स्टार्ट करके ए तक ले जाएंगे तो ये ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तीनों वर्टिसीज का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से सी तक ले जाएंगे तो सी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अगर इन तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, यहां पर देखिए पोजीशन वेक्टर नहीं था, ये खुद ही वेक्टर था। अगर इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। एक लाइन से साइक्लिक ऑर्डर में है, ए बी सी, जैसे ए बी बी सी सी ए, बस बात खत्म। साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब होता है ए बी और सी लिख लीजिए, ए बी का मतलब सी, सी ए का मतलब बी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले हमने ए बी किया, फिर बी सी किया और फिर सी ए किया। तो इसको याद रखने का एक तरीका है ये जो आप फॉलो कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा उसमें। अब अगली बात करते हैं पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया पैरेललोग्राम। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर किन्हीं दो साइड से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर पाए, ये देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मतलब। और आप जानते हैं इसका डायगोनल भी दिया हो, तो एक को d1 d2 कह दीजिए, दिस इज d1 d2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b निकाल लीजिए डिटरमिनेंट वाले मेथड से, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, वही बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या हाफ इंटू d1 क्रॉस d2। ये आपका d1 d2 क्या है, डायगोनल्स। ये बात यहां समझ में आ जाती है। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे बात पकड़ में आ जाए। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी। इन दोनों के एक ऐसा वेक्टर निकालना जो इन दोनों से परपेंडिकुलर भी हो और यूनिट वेक्टर हो। यानी अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो मैं ए इधर बना देता हूं, जैसे कि, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप निकालना है।
तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमें कैसा वेक्टर मिलता है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ले लेते हैं, सबसे अच्छी बात। तो हम निकालते क्या है, एक्चुअली देखिए करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि ए क्रॉस बी, ये कौन सा वेक्टर है, इसका रिजल्ट अगर सी है तो सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मैं समझा इसलिए रहा हूं कि हमेशा के लिए बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। भाई सी जो वेक्टर है वो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर है और हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या लिख देंगे, सी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सी कैप। एन कैप लिखो, सी कैप लिखो, जो भी लिखो, बात पकड़ में आ गई होगी। पहले आप निकालेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ वेक्टर निकलेगा सी वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसी सी को के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर है ए बी के परपेंडिकुलर, यही हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ए क्रॉस बी करता हूं डिटर्मिनेंट मेथड से। तो पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप, ये सिखाया था मैंने, थोड़ा ध्यान देके। फिर ए के कंपोनेंट, तो ये रहे 2, ये रहे 3 और ये रहा 1, और ये बाजू में 1 -1 और के वैल्यू रही 1। अच्छा, कहीं पर कोई वेक्टर जैसे ए लिखा हो और इसका कंपोनेंट 3i + 4j ही हो, तो इसका आपसे कोई पूछे कि के कंपोनेंट बताइए, तो के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका के कैप का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो घबराइएगा नहीं। बात यहां बनी, अब इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना होगा जिससे मैं प्रेम पूर्वक आपको बता सकें। येलो कलर ले लेते हैं। इसको जैसा ध्यान दिलवाया था कि इसको प्लस लेना है, इसको माइनस, इसको प्लस, याद कर लिया। बाकी आप शुरू हो जाइए। पहले हमने +i कैप लिखा, इससे जाने वाला रो कॉलम भूल जाओ, रो कटा कॉलम कटा, ये 4 क्वांटिटी बती, 3 × 1 या 1 × 3, -1 × 1, पहला काम सेट। -j कैप, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम भूल जाओ, ये 2 1 1 1 बचा, तो 2 का 1 से, -1 का 1 से। फिर तीसरा वाला +k कैप, इससे जाने वाला रो और कॉलम भूल जाओ, तो जाने वाला रो तो यही रहा, कॉलम ये निपट गया, ये 4 क्वांटिटी बची, तो 2 × -1 -1 × 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको खोलने का तरीका, अब देखिए आई कैप, ये रहा 3 माइनस और +1, -j कैप 2 -1 × 1 और k कैप -2 और -3। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, ये आ गई 4i और 2 में से 1 गया तो -j और ये हो गया -5k। ठीक, अब ये क्या है हमारे लिए, दिस इज सी वेक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया था। हमें ये सी वेक्टर कैसा वेक्टर है, जो वेक्टर ए बी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ऐसे ही होता है। अब इसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो मैं यहां कहीं कलर को बदलता हूं और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या इसी का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो इसको लिखोगे 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16, 1 और 25। तो 25 और 1 26 और 16 यानी कि √42। अब यहां पर यूनिट वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, C अपॉन, या फिर इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं A क्रॉस B अपॉन, ऊपर A क्रॉस B ही रहना था केवल, तो A क्रॉस B ये वेक्टर है और इसी के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर लिखा है, यहां लिखा हमने 4i -j -5k कैप और √42 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज द आंसर,
दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब यही हमारा जो है दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे। मैं दिखा देता हूं, शांति से देख लीजिए, और ये सब आपको आएगा तो नीट फिजिक्स में तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से शो करता हूं आपको। ये आप कहां से शुरू थे हम लोग, जो पूरी बात एक्सप्लेन की थी, यहां कहीं पर इसको रोक देना चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी प्रोसेस है। और इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच सके। तो आपने नोट किया होगा, समझ भी लिया होगा, और आगे इसका एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे पूरी बात कंप्लीट हो जाए। तो आइए उसको देखते हैं। यहां पर लिखा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी, जहां पर ए की वैल्यू ये दी हुई है और वेक्टर बी की वैल्यू ये दे रही है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हम बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर एक साइड को हम लोग ए वेक्टर से शो कर रहे हैं, एक साइड को बी वेक्टर से पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा? ए क्रॉस बी, फॉर्मूला हमने देखा है। तो हमको बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बात खत्म, बहुत ही सरल। तो चलिए साहब ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो हमने अभी सीखा था कि पहले तो आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं थोड़े। अब 5 - 4 और 3, उसके बाद बी वाला 3 - 2 - 1, ऐसे लिख लिया। अब एक बार शुरू हो जाइए, इसको देखिए प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस। तो प्लस आई कैप, रो कॉलम इससे जाने वाली छोड़ दी, ये वैल्यू बची 4। तो -4 × -1 माइनस 3 × -2, इसका काम तमाम। माइनस जे कैप पे आ जाइए, जाने वाला रो जाने वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये 4 डिजिट बची। तो -5 × -1, फिर 3 × 3, ये हो गई। तीसरी डिजिट मैं यहीं लिख देता हूं नीचे, प्लस के कैप, रो कॉलम इससे जाने वाला छोड़ा, ये 4 डिजिट बची, 5 × -2 और -4 × 3, ये वैल्यू लिख दी आपने। देखिए कितनी सरलता से हो जाएगा। अभी आई कैप लिखा, ये हो गया -+4 और ये हो गया 6 प्लस का। और आगे बढ़ते हैं तो -जे कैप लिखिए, -5 और -9। और एक कदम और आगे बढ़ते हैं के कैप की तरफ, -10 और +12। वैल्यू कितनी आई? ये 10 आई आ गया, ये 9 × 5 = 14 +14 जे आ गया, ये आ गया +2 के। बेटा जी ये वेक्टर आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। इसका आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और मैग्नीट्यूड इधर निकाल देता हूं। ये ए क्रॉस बी आपने निकाला है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्रॉस बी। हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर को करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √300, मतलब 10√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका रहा आंसर। इस तरह से पैरेललोग्राम का एरिया आप निकाल पाए हैं। बहुत ही सरल होता है, थोड़ा प्यार से समझ लें, नोट कर लें कहीं, जिससे बार बार परेशानी ना हो, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें। आपके पूरे हाथ में, देखिए कहीं कोई फसावट नहीं है। मैं ऊपर से आपको दिखाता हूं, बहुत ही आसानी से इन सब बातों को आप सीख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला गया है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। ये आपने नोट किया होगा, थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, ये पूरी बात कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये जो वेक्टर है, इस पार्ट के साथ ही वेक्टर का चैप्टर ही खत्म हो जाता है जो नीट फिजिक्स के लिए चाहिए।
यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो नीट फिजिक्स को ध्यान में रख के की गई हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद आता है, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं मैं, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।